यूजीसी और पंडित विवाद के बीच ब्राह्मण बीजेपी विधायक की हुंकार, ब्राह्मण समाज का अपमान अस्वीकार, योगी पर बोल दी बहुत बड़ी बात। यूपी की सियासत में ब्राह्मण फैक्टर एक बार फिर से चर्चाओं में है और इसी बीच इलाहाबाद उत्तरी से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी हलचल पैदा करती है। और सिर्फ यही नहीं, 2022 चुनाव में करीब 45,000 वोटों से जीत दर्ज कर दोबारा विधायक बने वाजपेयी अब पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया और साफ संकेत दिए हैं कि 2027 में समीकरण क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही बटुकों के कथित अपमान और यूजीसी विवाद पर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए अपनी बात ना उत्तर प्रदेश पर बेबाकी से रखी है। उसके साथ ही बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए कहा है कि वहां बदलाव होना तय है, जबकि यूपी में योगी सरकार की हैट्रिक का दावा किया। इसके अलावा अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तीखे हमले किए हैं और अपने विधानसभा को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। अब सवाल यही है कि क्या ब्राह्मण वोट एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएगा या फिर सियासत में नया मोड़ आएगा। देखिए अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, अपराध का गढ़ वाला राज्य माना जाता था। लेकिन पिछले 9 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा भी करती आ रही है। और आज हमारे साथ हमारे विधायक भैया शो में खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। जनता ने इन्हें भर भर के वोट दिया था और उसके बाद ये चुन करके आए। तो सबसे पहले सीधा और स्पष्ट सवाल कर लेते हैं कि आपने अपनी उत्तरी विधानसभा सीट के लिए क्या काम किया जनता के लिए। सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं पिछले 4 वर्षों का। जी 4 वर्षों का क्या, क्योंकि सेकंड टर्म है तो 9 वर्षों का एक, क्योंकि कंटिन्यूटी में होता है सब काम। तो आपको बताऊं, सबसे बड़ा काम तो ये था कि जब मुझे आज भी याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ओथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, तो उन्होंने अनाउंस किया कि 100 स्मार्ट सिटी देश में बनाई जाएंगी और फिर जो सूची थी उसमें प्रयागराज भी था। तो उसी समय मेरा जो पहला रिएक्शन था, मैंने महाराज जी से कहा, योगी जी से, कि पहला कदम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयागराज एक अंग्रेजों के जमाने से एक रेलवे का हब रहा है। तो उसका रिजल्ट ये है कि मेन घनी आबादी के मोहल्लों में उत्तरी विधानसभा जो मेन सिटी का एरिया है उसमें रेलवे की क्रॉसिंग्स बहुत ज्यादा थी। और मैं हमेशा ये कहता था कि जैसे 5 प्रधानमंत्री लोग कहते हैं कि प्रयागराज से रहे हैं, हम कहते हैं अगर सबने एक एक भी बनाया होता तो सारी लेवल क्रॉसिंग्स दूर हो गई होती। तो टारगेट रहा कि पहले लेवल क्रॉसिंग से फ्री करना है प्रयागराज को और प्रॉपर वाइड रोड प्रोवाइड करनी है एज अ फर्स्ट स्टेप स्मार्ट सिटी बनने के लिए। तो मुझे खुशी है ये बता के आपको कि पिछले 9 साल में 21 फ्लाईओवर हम लोगों ने, आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिजेस हम लोगों ने बनाए हैं प्रयागराज में और जिले में, प्रयागराज जिले में। और 21 में से 11 शहर उत्तरी विधानसभा में बने हैं और 10 बाकी की 11 विधानसभा बना मिला के। तो एक फोकस्ड प्रोग्राम रहा कि कुंभ नगरी का जो मेन एरिया है उत्तरी विधानसभा, उसमें रेलवे क्रासिंग से मुक्त किया जाए। और आपको बताऊं कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जी और उनके साथ साथ वैष्णव जी, रेल मंत्री जी का बहुत बड़ा हम लोग को सहयोग मिला और ये डबल इंजन की सरकार में हम लोग ये काम कर पाए।
बिल्कुल, आपने कहा विधायक जी कि 21 आरओबी पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने बनाया, जिसमें करीब 50% से ज़्यादा तो शहर उत्तरी में है, तो ये एक बड़ा जी अचीवमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जी के लिहाज से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इससे निश्चित रूप से सुधरा होगा। लेकिन हमने देखा है कि आपको 96,000 से ज़्यादा वोट मिला, 55% से ज़्यादा वोट मिला। आप जी जी पूर्वांचल में ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा भी हैं और अभी वर्तमान समय की सियासत की बात की जाए तो पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण की सियासत जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाती जा रही है। आप प्रयागराज के हैं, अगर मैं इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करूँगा तो थोड़ा-सा गलत होगा कि यहाँ पर बटुकों की चोटी भी खींची गई और उसके लिए तमाम बयान भी आए हैं। लेकिन आप ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा हैं। आप बताएँ कि ब्राह्मणों की राजनीति करते-करते ब्राह्मणों का अब अपमान होने लगा है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, ब्राह्मणों का जाहिर सी बात है, मैं कोई भी विधायक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अ, अ, राजधर्म में आपको सबकी सेवा करनी है, लेकिन अपने समाज का अगुवा बनना पड़ता है। उसके ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। और जो ये नहीं करेगा और अपने समाज की रक्षा नहीं करेगा, तो समाज भी उसकी बहुत दिन रक्षा नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, कोशिश भी रही है मेरी कि कहीं भी हो, जैसे आपको बताऊं, पूरे कमिश्नरी में बीजेपी का मैं अकेला विधायक हूँ। जी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, चारों जिले का जो हम लोग का है उसमें। और जनता ने अच्छे मार्जिन से जिताया है। पहली बार 35,000 से जिताया, दूसरी बार जो और मुश्किल होता है तो उसमें 55,000 से जिताया। जी। तो अच्छे अच्छे मार्जिन ये हुए। इसमें बहुत बड़ा रोल ब्राह्मण समाज का रहा है। और इसीलिए मेरी कोशिश रही है कि जब अकेला विधायक हूं अगर मैं कमिश्नरी का, तो केवल हर जगह है, तो जहां पे भी नेतृत्व नहीं है, वहां पे अपने समाज के नेता नहीं है, विधायक नहीं है, तो हर जगह अगर कोई अन्याय हुआ है, कौशाम्बी में केस हुआ, पॉक्सो लगा दिया गलत तरीके से एक परिवार पे, इसी तरीके के अन्य केसेस भी हुए, तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं वहां पे मौजूद रहूं। और ये जो घटना आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये एक तो देखिए, थोड़ा सा ये क्या होता है कि कुंभ कुंभ आपने भी कवर किया होगा। ये बहुत जो जगह है जहाँ पे ये घटना घटी है, बहुत आबादी वाली, आनन फानन वाली जगह है। ऐसे में अगर आप वहां पे मौजूद ना रहें तो एग्जैक्ट घटनाक्रम को समझना बड़ा मुश्किल होता है। प्रशासन का भी अपना केस है कि भगदड़ की चांस थी। और लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी बटुक ब्राह्मण के साथ हुँ, जो धर्म के काम में लगे हैं, हुँ। उनके रियायत होनी चाहिए, और कोई ज्यादा से ज्यादा उनको एडजस्ट करना चाहिए। और उनके साथ अभद्रता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो पूज्य हैं, उनका सब लोग, हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, सभी समाज के लोग। तो नहीं होना चाहिए, ये बड़ा दुखद है। और लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी कोई भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज माघ मेले और कुंभ मेले में है कि भगदड़ की घटना ना हो, जैसे पिछले साल हो गई थी, तो जी, वैसी बिल्कुल। घटना ना हो। क्योंकि घटनाक्रम मैंने का खुद ज़िक्र आपने किया, याद लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि ब्राह्मण समाज में धीरे-धीरे नाराज़गी बढ़ रही है। सवर्णों में थोड़ी नाराज़गी देखी गई है। वोट बैंक की बात की जाए, क्योंकि आपको अच्छे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से लगातार जनता जो है वो जिताती आ रही है। वोट बैंक में आप जी देखिए कि ब्राह्मण भी अभी भी एक बड़ा प्रतिशत है, 18 से 20 प्रतिशत ओबीसी वर्ग है, 45% एससी-एसटी, तो सभी को साथ लेकर के ही राजनीति करने में ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही है। यही सवाल उठ रहा हाँ है जी कि भाई सनातनियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और ब्राह्मणों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा। और अभी आपने हाल ही में देखा कि एसआई एग्जाम्स में पंडित शब्द को लेकर के भी बवाल मचा, हाँ, हाहाकार मच गया। वो ब्राह्मण बहुत समाज एक गलत तरह से हुआ। फिर से हुंकार। हाँ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं, बहुत गलत। वो जो क्वेश्चन जो है कि अपॉर्चुनिस्ट की क्या जो है वो है, इसमें से पर्यायवाची कौन सा वाक्यांश। शब्द हुँ, अपॉर्चुनिस्ट बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ये था ना सवाल। तो उसमें जी। जो पंडित यूज किया है, बहुत ही, ये मतलब कि बहुत ही निंदनीय है। और ये कोई फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है जिसने इस टाइप का काम किया है, और उसको डेफिनेटली इसको ढूंढ के
इसमें इंक्वायरी करके इसको ढूंढ के निकाल के और इस आदमी को एग्जाम की प्रक्रिया से एकदम अलग करके कार्रवाई होनी चाहिए, और कभी ये कोई एग्जाम के किसी पैनल में ना रह पाए, क्योंकि ये जब इस तरह की सोच रखता है जो भी व्यक्ति जिसने किया है, तो वो इंटरव्यू और सारी चीजों में भी पक्षपात करने की कोशिश करेगा, तो उसको पूरे एग्जाम प्रोसेस से अलग कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। मैं डेफिनेटली इसमें बात करूंगा, मैं योगी जी से पर्सनली इसमें बात करूंगा। क्योंकि हमने देखा हर्षवर्धन जी की तमाम जो ब्राह्मण विधायक नेता हैं, तमाम जो ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा, तो आपने भी अपनी नाराजगी जाहिर की इस मुद्दे को लेकर? हाँ, मैंने लेटर भी लिखा, मैंने जिक्र किया, लेकिन मैं इस पे अभी कोई इंक्वायरी करवाऊंगा इस पे कि कौन है, उसको ट्रेस करके उस पे कार्रवाई हो। इसके लिए मैं पर्सनली मिलूंगा अभी। बिल्कुल, देखिए हम आपका रिएक्शन नहीं चाहते, क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हैं, गाइडलाइन और प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए, यूजीसी का मुद्दा कोर्ट में जरूर है, आप अपने क्षेत्र में भी जाते होंगे, जनता का क्या कहना है? जनता से तो आप सीधे 1 to 1 कर रहे हैं, जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, जनता का क्या इस विषय पर कहना है? दुखद है, इसको ये इशू वेल सेटल्ड है, पर्याप्त कानून है हमारे देश में जो पहले से इस मुद्दे को कवर कर रहे थे कि किसी भी समाज के साथ अपमान ना हो। हमारे पास जाति सूचक कारणों जाति सूचक कारणों से किसी को बेइज्जत ना किया जाए, इसके लिए पर्याप्त हमारे पास कानून थे। बिना बात के इसको, मुझे नहीं लगता इस चीज को उठाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि पार्टी भी ये बात समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको रोका, और पार्टी भी मुझे नहीं लगता कि इसको परस्यू करेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी इसको परस्यू करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश तो जाना जाता था कि माफियाओं का प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई, हम देख रहे हैं कि एक एक करके सभी माफियाओं का सफाया किया जा रहा है, बुलडोजर गरज रहा है उत्तर प्रदेश में। आप प्रयागराज के हैं, तो प्रयागराज में भी हमने देखा था कि कई दशकों तक अतीक अहमद, अशरफ अहमद, इन तमाम जो माफिया थे, गुंडे थे, गैंगस्टर थे, हिस्ट्री शीटर थे, डॉन थे, इनका बोलबाला रहा है। लेकिन योगी राज में जिस हिसाब से कार्रवाई की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली बहुत मामला, आप समझ लीजिए उस जमाने में मैंने तो देखा है, जब पीक का टाइम था, तो हम लोग को जैसे पढ़ाया जाता है ना पॉलिटिकल साइंस में कि भारत में जुडिशरी 3 लेवल की होती है, पहले कचहरी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए। लेकिन एक्चुअल में कचहरी और हाई कोर्ट अपील के कोर्ट हो गए थे, पहली कोर्ट इन माफियाओं की थी, और ये जमीनों का सौदा करते थे, अपना कट लेते थे, उसमें लोगों पे दबाव बनाते थे। और आपने देखा है कि उस लेवल की भी अराजकता हम लोगों ने देखी है, जब एक सिटिंग विधायक को, राजू पाल को, प्रयागराज में दिन दहाड़े भून डाला गया। उस जमाने में सीसीटीवी नहीं होते थे, नहीं तो आपके कैमरे पे गोलियां चलाई गई होती। जब ये घटना घटी तो टॉप लीडरशिप का लखनऊ में कहना था कि अरे एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मार दिया तो कौन बड़ी बात है। ये टाइप की प्रक्रिया होती थी एक सिटिंग विधायक को मारने पे। उमेश पाल के बाद तो माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन योगी राज मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये इससे आप देखिए यूपी का माहौल एकदम बदल गया है। यूपी में अब इन्वेस्टमेंट आने लगी है। यूपी का ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, अभी हम लोगों ने बजट पास किया है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, तो इंडिया के ग्रोथ रेट से 2% ज्यादा यूपी का ग्रोथ रेट है पिछले 9 साल में। तो ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि कॉन्फिडेंस आया है बाहर के इन्वेस्टर्स को, और खुद यहाँ के इन्वेस्टर्स, खुद उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो दिन गए जब माफिया लोग जमीनें कब्जा करते थे और लोगों की हत्या करवाते थे, लोगों को पिटवाते थे। बिल्कुल, हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उत्तर प्रदेश में काफी काम हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर के तमाम एक्सप्रेसवे बने हैं, और इन्वेस्टर समिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो कहना है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, जी, डबल इंजन की सरकार स्पीड से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बताइए सर, अभी SIR का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। SIR में हम देख रहे हैं कि तमाम जो पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भी इससे वोट पर असर देखने को मिलेगा? SIR का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, ये SIR को किसी भी पार्टी के लिए
ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। देखिए एसआईआर एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है कि एक्चुअल में जो उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, जो भी हों, वो जिस भी पार्टी के हों, वो आइडेंटिफाई हो जाए, वो वोटर लिस्ट पे रहें। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको कि मेरी विधानसभा में एसआईआर क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी विधानसभा एक एक्सट्रीम केस है, इसलिए मैं सबसे बेहतर पोजीशन में हूं उसके बारे में बात करने का। जो भी शहरी विधायक होता है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप लखनऊ उत्तर ले लीजिए, आगरा कैंट ले लीजिए, बनारस कैंट ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, प्रयागराज उत्तरी ले लीजिए, जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इसमें क्या होता है, बहुत से लोग गांव से आते हैं, रहते हैं, माइग्रेंट बहुत लोग होते हैं, वो एक्चुअल में अपना उनका जब काम हो जाता है वो वापस अपने गांव चले जाते हैं। जैसे प्रयागराज का एक उदाहरण दूं आपको कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का हब है, कोटा ऑफ यूपी है, लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, अधिकारी जब बन जाते हैं तो चले जाते हैं, उनका नाम रह जाता है वोटर लिस्ट पे। तो क्या होता है कि कई दशक में ऐसे बहुत ढेर सारे नाम इकट्ठा हो जाते हैं जो अब इस विधानसभा में रहते ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्या कहती है, जब आप नए वोटर को, सपोज करिए आपके घर का कोई बच्चा 18 साल का हुआ और आप फॉर्म लेके गए भरने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन कहती है अरे आपके तो क्षेत्र में वैसे ही 4.5 लाख वोटर है, आबादी के हिसाब से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते, तो हम कहां से भरे और नए नाम। तो ये छटाई बहुत जरूरी है। जो वोटर्स मर चुके हैं, जो वोटर्स कहीं और जाके रहने लगे, शहरों में बहुत होता है ये, ग्रामीण क्षेत्र में कम, जितना ग्रामीण क्षेत्र होगा उसमें आप देखेंगे एसआईआर के कम वोट चढ़ रहे हैं। आप ये जातिगत समीकरण से मत देखिए इसको, आप देखिए अर्बनाइजेशन कितना है, शहरी तो जो एकदम आएगी, एक तरह से चुनावी जो प्रक्रिया होती थी, जो मतदाता वोट डालते थे, उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी इसमें। हाँ बिल्कुल मिलेगी आपको। देखिए जैसे आपको बताऊं, मेरी विधानसभा में 40% वोटिंग होती है। ठीक है। लोग कहते हैं कि वोट नहीं देना चाहते लोग, ऐसा नहीं है कि 40%, यूपी का एवरेज 60% 65% होता है और मेरी विधानसभा का 40% होता है। लोग कहते हैं बड़े आलसी लोग हैं, वोट नहीं देना चाहते, शहर के लोग हैं, छुट्टी मनाते हैं उस दिन। ऐसा नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट डैमेज है, नए वोटर चढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पुराने वोट जो जा चुके हैं वो चढ़े हुए हैं। इसलिए लोग जब वंचित रह जाते हैं वोट डालने से और लगता है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन है, अगर ये एसआईआर के बाद जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। बिल्कुल, अगर एसआईआर का जिक्र हो रहा है तो बंगाल चुनाव इससे अछूता नहीं रह सकता है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और करीब 291 उम्मीदवार तो टीएमसी ने भी अनाउंस कर दिए हैं। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश से निकल के पश्चिम बंगाल जा चुकी है, मुद्दा वहां भी गरमाया हुआ है। ऐसे में इस बार आप क्या दिख रहे हैं, बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कहां तक ममता बनर्जी को टक्कर देती हुई नजर आएगी? मुझे लगता है कि ये चुनाव है बिटवीन दो तरीके की विचारधारा। एक विचारधारा वो जो स्टेट पार्टीज की होती है, जैसे यहाँ पे समाजवादी पार्टी बसपा की होती थी, जो बहुत जातिगत आधार पे काम करती है, बहुत भाई भतीजावाद करती है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि माफिया, स्ट्रॉन्ग मैन, ये सब चीजों को यूज किया जाता है। और टीएमसी तो आप जानते हैं, मशहूर है कि जो गुंडे थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो बाद में टीएमसी में आ गए। तो वो लेकिन फर्क है, ममता दीदी जीत के आ रही है, फर्क है उत्तर प्रदेश की राजनीति बंगाल की राजनीति में, वो जीत के आ रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कहां? नहीं तो जीत के आ रही है, तो इसी तरीके तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कई दशक राज करी ना, वहां पर भी घुसपैठियों के वोट कटे होंगे इस बार एसआईआर की वजह से। बिल्कुल कटेंगे। और सबसे बड़ा आपको बता दूं, एसआईआर के बल पे नहीं पार्टी चुनाव जीतेगी। एसआईआर को तो जैसे मैंने कहा कि उस सब पे असर आता है, वो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, वो कोई भाजपा की प्रक्रिया नहीं है। मेन चीज है जो इतनी ढेर सारी पैरामिलिट्री, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इतनी ढेर सारी पैरामिलिट्री डिप्लॉय की जाएगी। अगर बंगाल में गुंडागर्दी नहीं होगी, लोगों को डराया धमकाया नहीं जाएगा, जो हर बार होता है, लोगों के घर जलाए जाते हैं, इस रास्ते से लोग वोट देने नहीं आएंगे, टीएमसी के लोग धमकी देते हैं, वो चीज नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव जीतेगी, मुझे लगता है। ये बताइए सर, अभी पंकज चौधरी नए बीजेपी अध्यक्ष आए हैं और अब चुनाव प्रदेश में आने वाले हैं। ब्राह्मण विधायक भी करीब 50 से ज्यादा हैं। अभी ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में क्या ऐसी बात हो गई कि अनुशासनहीनता हो गई, क्या अंदर खाने की बात है, कुछ आप बता पाएंगे? पंकज चौधरी जी तो मेरे साथ भी अभी आधे घंटे हम लोग साथ ही बैठे थे। हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो
बहुत देखिए जमीनी आदमी, कई बार सांसद रहने की वजह से, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को बहुत तेज वो काम पे लग गए, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो सांसद थे कि उनको पूरी प्रक्रिया, सरकार कैसे चलती है, जनता कैसे वोट देती है। तो जैसे पंकज चौधरी जी के साथ वही है, वो कई टर्म के रहे हैं। और उनके बारे में आपको बता दूं, मशहूर है कि उनके कार्यालय में ब्राह्मण समाज विशेष रूप से हावी रहता है। बड़ा मशहूर है कि उनके कार्यालय में बड़े उनके जो चहेते कार्यकर्ता है इत्यादि है, सब ब्राह्मण समाज से हैं। लेकिन इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि कुर्मी समाज मीटिंग करता है तो सवाल नहीं उठता, ठाकुर समाज मीटिंग करता है सवाल नहीं उठता, लेकिन ब्राह्मण समाज एक बार एक कमरे में बैठ गया तो इतनी दिक्कत। मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि अभी तक कभी ब्राह्मणों ने खोल के इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया कि भाई हम लोग भी अपने समाज की परवाह करते हैं, जैसे और समाज एकदम ओपन ललकार के बोलते थे। तो आई थिंक बस केवल खोलने की बात है, बाकी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे उस मीटिंग में मैं नहीं जा पाया था, तो उसका कारण यह है कि वो जब टेलीफोन मिला रहे थे तो मेरा फोन नहीं लग पाया था, पाठक जी। लेकिन अगर बात हो गई होती तो मैं भी जाता। मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने कोई अवॉइड नहीं किया मीटिंग को। लेकिन चर्चा क्या हुई उस मीटिंग में, वो तो आप तक पहुंची ही होगी। सब पता है, देखिए सब पता है, कोई एंटी पार्टी बात नहीं हुई। आपको बताऊं, यही चीज वो जो कुटुंब करके ठाकुर समाज की जो बैठक थी, क्षत्रिय समाज की, उसमें भी कहे कि कुछ विशेष हो रहा है यहाँ पे, कुछ विशेष नहीं हो रहा था। आपस में भाई स्वजाति बैठ के बहुत चीजें होती है ना उसमें। देखिए सब लोग जुड़ा, समाज जुड़ा हुआ है, केवल राजनीति से मत देखिए, पारिवारिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। किसी की कहीं शादी हुई है, किसी के परिवार में कोई है, किसी के तो अध्यक्ष जी तो ये बात नहीं समझ पाए, चौधरी साहब ये बात नहीं समझ पाए, वो तो अनुशासनहीनता कह दी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर उनके सामने गलत प्रेजेंट किया गया होगा। बाकी जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत भारी संख्या में वो ब्राह्मण जो है उनके यहाँ जुड़ा हुआ है, जिससे बनते हैं, खुद वो खुल के बोलते हैं। ऐसा भी नहीं कि उसको छुपाते हैं। वो पंकज चौधरी जी खुल के बोलते हैं कि मैं तो ब्राह्मण समाज मुझे भारी संख्या में वोट देता है तब मैं जीतता हूँ। और मेरे लिए मशहूर है कि मेरे कार्यालय में कभी भी चले जाइए तो भारी संख्या में आपको, मेरे क्षेत्रीय कार्यालय में आपको मेरे क्षेत्र के ब्राह्मण वोटर्स आपको भारी संख्या में दिखेंगे, और समाज से ज्यादा दिखेंगे। तो ये इसमें कोई इसमें उनको मिस रिप्रेजेंट किया होगा किसी ने कि वहां पे विरोध हुआ या वहां कोई, ऐसा कुछ नहीं हुआ और विरोध हो भी नहीं सकता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। योगी जिस समय मीटिंग हुई है उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाकर मुझे, मेरी एक थी कि प्रयागराज बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि प्रयागराज में सेतु नहीं है पर्याप्त। हम लोग बॉम्बे की तरह हैं, तीन तरफ गंगा जी है, एक तरफ जमुना जी है, तो बॉम्बे की तरह चारों ओर पानी है। तो जैसे बॉम्बे को नवी मुंबई से लिंक जब तक ना करेंगे आप ब्रिज से, तो नवी मुंबई को लोग बंबई का हिस्सा नहीं मानते थे। अब अटल सेतु बन गया है तो थोड़ा बहुत मानने लगे हैं, नहीं तो उसको मानते थे अलग शहर। लेकिन नोएडा को देख लीजिए या गोमती नगर को लखनऊ में देख लीजिए, उसको लोग शहर का हिस्सा मानते क्योंकि सेतुओं से जुड़ा हुआ है। तो प्रयागराज में गंगा जी बहुत चौड़ी है, तो इसलिए एकदम समुद्र की तरह दिखती है बाढ़ में, तो वहां पे बड़े सेतु की जरूरत थी। तो उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन ने आजादी से आज तक 75 जिले में 500 करोड़ से बड़ा पुल नहीं बनाया था। और योगी जी ने मुझे बुला के मेरे प्रस्ताव पे 1000 करोड़ का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेतु गंगा जी पे दिया। और अभी बन करके तैयार नहीं हो पा रहा, उसकी समय सीमा लगातार बढ़ रही है। लेकिन नहीं 300 करोड़ का पहली किश्त में 300 करोड़ की आ भी गई, प्रयागराज आ गई है पहली किश्त। 1000 करोड़ का पुल एक साथ थोड़ी ना आएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, पहले 300 करोड़ आ गया है, जब ये खपत हो जाएगा तो और पैसा आएगा। तो शुरू भी हो गया है काम, जियो भी हो गया, पैसा भी आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने खुद कहा कि देखिए लोग छोटा विजन रखते हैं, हर्ष ने इतना बड़ा विजन रखा और इसको मैंने 1000 करोड़ का पुल इसके क्षेत्र में दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बताइए, कोई आप क्षत्रिय विधायक ढूंढ के ले आइए जिसको 1000 करोड़ का पुल मिला हो, पूरा ढूंढ डालिए कहीं नहीं मिलेगा। तो नाराजगी का कोई कारण नहीं है, सबको लेके चलते। वो तो योगी जी तो
जिसे कहते हैं कर्म से तो ब्राह्मण ही है। तो यानी डेंट नहीं पड़ेगा। अभी तो देखिए 24 में हमने देखा कि टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ जी की खास नहीं चली, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। अभी 27 में चुनाव है, ऐसे में आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ तीसरी बार इतिहास रचने में कामयाब हो पाएंगे? हालांकि 2 ही बार कोई अब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार बन नहीं पाया है। देखिए वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है, एक वो सच में नाम के ही नहीं काम के योगी हैं। आप सोचिए होली के दिन जब कोई कैमरा नहीं था, मैं उनके साथ था, सबसे पहले गए 300 400 मतलब 500 भी होंगी शायद गाय गौ माता को उन्होंने टीका लगाया, सबको गुड़ और वो रोटी खिलाई। तो मतलब कि वो आदमी स्पिरिचुअल है और वो जनता साथ है, मतलब 27 में भी जनता साथ है योगी आदित्यनाथ के पूरी तरीके से। मुझे तो कोई डाउट ही नहीं लगता कि योगी जी रिपीट हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता। और पब्लिक मान रही है कि ये केवल बुलडोजर की बात नहीं है, केवल माफिया की बात नहीं है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और बच्चों को अगर जॉब्स देनी है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। वही रेट ऑफ ग्रोथ दे सकते हैं इस प्रदेश को कि हम लोग गुजरात और तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी बढ़ के आगे बढ़े। चलिए जाते जाते हर्षवर्धन जी हमें आप बता दीजिए, आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, अब आप अपने क्षेत्र से हैट्रिक मारने को तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। अगर आप मुझे कोई फॉर्म भर दिया जाए कि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, ऐसे ही आपको विधायक बना देंगे, तो मैं वो भी साइन करने को तैयार हूं। लेकिन अपनी डेमोक्रेसी में वो प्रक्रिया है कि पब्लिक के थ्रू जाना पड़ता है और मुझे लगता है कि क्षेत्र वही रहेगा, सीट वही रहेगी। अगर पार्टी चाहेगी तो वही रहेगी और मुझे तो नहीं लगता कि चेंज का कोई कारण है। चलिए हम भी चाहेंगे कि आप एक बार फिर से शहर उत्तरी से इलाहाबाद प्रयागराज विधानसभा सीट से लड़ें और पिछले बार की ही तरह उससे भी ज्यादा बहुमत से आए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार हर्षवर्धन जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं पूरी जानकारी मिलेगी।